प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको कंपोज किया है ब्रिटिश पोइट जॉन किट्स ने, जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। और आपको मैं बताऊं कि रोमांटिक एज होता क्या है। तो रोमांटिक एज अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा पीरियड था। और आप क्लास 10th में पढ़े होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, तो 1789 से जो शुरुआत हुई थी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का यूरोप में, तो लगभग यही टाइम पीरियड होता है, लगभग 1798 के आसपास। यानी कि जब अंग्रेजी साहित्य में एक बड़ी सी रचना, कविताओं की एक संग्रह आती है, लिरिकल बैलेड्स, उस समय से लेकर के और विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है 1850, उस समय तक का जो काल था अंग्रेजी साहित्य में, एक तरह से इसे रोमांटिक एज के नाम से जाना गया। और इस एज के कवियों की विशेषता थी कि वो अधिकतर अपनी रचनाएं नेचर पे लिखा करते थे, प्रकृति पे लिखा करते थे। तो वैसे ही उन कवियों में जैसे एस टी कॉलरीज थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, लॉर्ड बायरन थे, ये फर्स्ट जनरेशन के कवि थे। सेकंड जनरेशन के कवियों में जो नाम आता है, जो पाइनियर पोइट हैं, जॉन किट्स का नाम आता है। तो जॉन किट्स के कंटेम्प्रेरी पोइट थे पीबी शेली, यानी पर्सी बायस शेली। तो खैर इसके डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, हम बात करने वाले हैं आज के पोइट्री की, क्योंकि आज का सेशन हमारा आधारित है अ थिंग ऑफ ब्यूटी पे ही। और थिंग ऑफ ब्यूटी ये जॉन किट्स की रचना है। इस कविता में कवि ने सुंदरता का जो महत्व है उस पर मतलब जो सुंदरता का इम्पॉर्टेंस यानी महत्व को समझाता है कि एक सुंदर वस्तु जो है हमेशा हमारे अंदर आनंद प्रदान करने वाली होती है, और इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। प्रेजेंट में, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें हमारा हम सभी का जीवन जो है पूरी तरह से अंधकार से, दुखों से, निराशा से भरा हुआ है। लेकिन एक सुंदर वस्तु हमारे जीवन से इन दुखों से जो है क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। और कभी कुछ ऐसी सुंदर वस्तुओं का जिक्र करता है इस कविता में, जैसे सूर्य का, चंद्रमा का, ठीक है, छोटे छोटे वृक्षों का, डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूलों का, छोटी छोटी निर्मल जलधाराएं हैं उनका, क्लियर रिल्स का, कस्तूरी गुलाब का, ऐसे बहुत सारे जो है नेम लेता है सुंदरता के जो प्रतीक हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी हैं उनको। और इसी कविता में उसने कहा है, ये कविता तो खैर डायरेक्टली इसको कंपोज नहीं किया था, ये कविता है एंडीमियन, उसकी एक रचना है। एंडीमियन एक महाकाव्य है, और महाकाव्य एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, जैसे हमारा रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, ठीक है, वैसे एक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का हमारा महाभारत है। महाभारत हमारे मीन्स विश्व का किसी भी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1.25 लाख श्लोक हैं। तो वैसे ही पैराडाइज रीगेंड है, पैराडाइज लॉस्ट है, होमर का इलियड ओडिसी है, एडविन आर्नल्ड ने अ लाइट ऑफ एशिया लिखा गौतम बुद्ध के जीवन पे, जो लगभग 12 किताबों की एक संग्रह है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गौतम बुद्ध की जीवन की जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये एंडीमियन से ली गई हैं। जॉन किट्स जो है, अभी मैं एंडीमियन को बताता हूँ कि एंडीमियन था क्या। तो बच्चे, जॉन किट्स जो है 1795 में पैदा हुए थे, 1821 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1821 में इनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु से पहले मात्र मतलब 26 वर्ष की जो है जीवन जीते हैं, यानी 26 ईयर्स तक ही ये कवि जो है जीता है। यानी कौन, ये हमारा जॉन किट्स। और इसमें मतलब अपनी शुरुआती जीवन में वो एक सर्जन के तौर पे, पेशे से वो एक सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। उसके बाद का जो जीवन होता है वह पूरी तरह से पोइट्री को डिवोट कर देते हैं। और आगे चल कर के इसी में वो एक एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस नाम की एक महाकाव्य की रचना करते हैं। और ये महाकाव्य ग्रीक लीजेंड पे आधारित है, यानी कि यूनान में जो ऐसी कथाएं कही जाती थी, दंत कथाएं कही जाती थी, उस पर आधारित है, उनसे ही लिया गया है। इस कविता में यानी जो एंडीमियन है, यह लगभग 4 किताबों का एक संग्रह है, ठीक है, 4 बुक्स हैं इसमें, और एक बुक में लगभग 1000 लाइनें हैं, ठीक है। तो 1000 एक किताब में लाइन हो गई, तो आप सोचिए कि 4 बुक में यानी 4000 लाइन हो गई, यानी इस पूरी इंडीमियन में 4000 लाइनें हैं, ठीक है। तो इस
पूरे एंडीमियन को पढ़ना तो संभव है नहीं, लेकिन उसके बीच का एक जो है एक्सट्रैक्ट लाया गया है इसमें, ठीक है। तो कवि जो है क्या करता है, एंडीमियन ए पोएटिक रोमांसिस को जो लिखा है, ग्रीक लीजेंड इसका जो है मीन सोर्स है। और इसमें सिंथिया एक मून गॉडेस होती है, जो इस कहानी का जो हमारा हीरो है, कौन, एंडीमियन, उसके प्यार में पड़ जाता है। और सिंथिया मून गॉडेस से जो है उसे प्रेम होता है। उसे ढूंढने के लिए वह जंगलों में भटकता है कवि के साथ, और उसके साथ साथ पानी के नीचे भी जाता है। अंग्रेजी साहित्य में इस रचना को काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो कहने का सेंस है कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो अपने आप में काफ़ी सुकून देने वाली होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली होती हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें कविता की जब पहली लाइन है वहाँ से लेते हैं हम कि यहाँ से कवि कह रहा है कि अ थिंग अ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अ मीन्स एक, थिंग मीन्स वस्तु या चीज, ऑफ मीन का, ब्यूटी मीन्स सुंदरता का, इज मीन है, ए जॉय फॉर एवर मीन हमेशा के लिए आनंद देने वाली। यानी एक खूबसूरत चीज या सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। यानी खूबसूरत चीज हमेशा हमें आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, किसकी लवलीनेस, यानी कि इस जो सुंदर वस्तु है इसकी जो लवलीनेस है, सुंदरता है, वह इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी जीरो में, शून्यता में, नगण्यता में बदलता नहीं है। कहने का सेंस है कि खूबसूरत चीज़ों की खूबसूरती हमेशा बढ़ती रहती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है, वह कभी जीरो नहीं होता है, बट विल कीप, और बल्कि इसके अलावा वो हमें एक ऐसा बॉवर देती है, कीप मीन्स देगी, यानी कि ये खूबसूरत चीज़ें, एक सुंदर चीज़ें एक बॉवर देती हैं, यानी कि कुंज देती हैं। पेड़ों की घनी छांव के नीचे जो प्लीजेंट प्लेस होता है, तो उस प्लेस को हम बॉवर कहते हैं, यानी कि कुंज कहते हैं। वो हमारे लिए काफ़ी सुकून देने वाली होती है। यानी कि एक कुंज जो सुंदरता का प्रतीक है, हमें शांत जो है मीन शांति देता है, और जब शांति मिलता है तो उससे हमें काफ़ी अच्छा नींद आता है, यानी कि हमें एक स्लीप मिलता है। या जो शांतमय जो कुंज है वो हमें शांति देता है, और उसके साथ साथ हमें अच्छी नींद जो है उससे मिलती है। और वो नींदों में जो है, वो नींद कैसी होती है, स्वीट ड्रीम्स, मधुर स्वप्नों से भरी हुई होती हैं। एंड हेल्थ, और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। जब हमें सुकून भरी नींद मिलेगी तो अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और कैसी, और पूरी तरह से शांत ऐसे श्वसन मिलता है। जब स्वस्थ हम रहेंगे तो काफ़ी अच्छा हमारी रेस्पिरेटरी वगैरह ऑर्गन्स भी काम करेंगी, तो हमें सुकून से हम अपना जीवन जिएंगे। तो कहने का सेंस ये है कि एक खूबसूरत चीज़, एक सुंदर चीज़, यानी बॉवर, एक कुंज हमें सुकून देता है, शांति देता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती हैं, और वो नींदों में मधुर स्वप्न आते हैं। वह नींदें हमारी मधुर स्वप्नों से भरी हुई होती हैं। और जब हमें मीन काफ़ी अच्छे नींद मिलती है, सुकून से भरी ज़िंदगी होती है, तो हमारा हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होता है, और उसके साथ साथ जो है हम सुकून के पल जो है जी सकते हैं, यानी कि सांस ले सकते हैं। तो यहाँ तक जो कवि जो ये कह रहा है कि एक जो सुंदर वस्तु है वो अनंत काल तक हमेशा हमेशा के लिए हमें आनंद देती है। इसका जो सौंदर्य या आकर्षण है वो हमेशा बढ़ता जाता है। यह कभी नगण्यता में परिवर्तित नहीं होती, यानी कभी ये जीरो नहीं होती है, बल्कि यह हमें क्या करती है, हमें एक शांत कुंज यानी एक छायादार स्थान देती है, जिसमें जिसके वजह से मधुर सपनों से भरी होती है, स्वास्थ्य मिलता है, और शांत श्वसन से भरी नींदें देती हैं। तो ये चीज़ एक सुंदर वस्तु क्या, बॉवर, ये चीज़ें प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें देख लेना सेकंड स्टेंजा में कि देयरफॉर, यहाँ से कभी कह रहा है ना कि इसीलिए, क्या यहाँ से कह रहा है कि देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर सुबह, मॉरो मीन्स होता है मॉर्निंग, सुबह, ठीक है, नेक्स्ट डे, आर वी रीडिंग, यहाँ पर देख लेना इंट्रोगेटिव के जैसे यहाँ इसका स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन यहाँ पर राइमिंग को सेट करने के लिए कभी ऐसा सेंटेंस के जो फॉर्मेट होता है उससे बदलाव करता है, तो वहाँ पे हमारा इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये कह रहा है ना कि खैर यहाँ सेंस ये कह रहा है कि इसलिए हर सुबह हम जो है क्या कर रहे हैं, रीडिंग रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग मीन्स होता है वीव, वीव मीन्स होता है बुनना, ठीक है। तो हम बुन रहे हैं, क्या बुन रहे हैं, ए स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, क्या, सॉरी, कह रहा है कि वीव, हम लोग वीव कर रहे हैं यानी बुन रहे हैं, ए फ्लावरी बैंड, फूलों की एक माला, एक हार बुन रहे हैं। किस लिए, टू बाइंड अस टू द अर्थ, ताकि हम पृथ्वी से जुड़े रहें,
कहने का सेंस है पृथ्वी से जुड़ने का मतलब कि हम प्रकृति के समीप जो है प्रकृति के सानिध्य में रहें। तो इसलिए हर सुबह प्रकृति से जुड़े रहने के लिए, धरती से जुड़े रहने के लिए हम फूलों की उस माला को जो है गूंथते हैं। हमारा जीवन कह रहा है कि हम ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जीवन न स्पाइट ऑफ यानी इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी कह रहा है कि हमारा जीवन निराशा से भरा हुआ है, यानी कि हमारे जीवन में निराशा के बावजूद भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ मानवों के अंदर मानवता की कमी हो गई चुकी है। ऑफ नोबल नेचर्स उनके स्वभाव में कमी हो चुकी है। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज और ऐसे जो है निराशाजनक जो है जीवन से भरा हुआ है, यानी कि इंसान का जीवन पूरी तरह से निराशा से, अमानवीयता से, ऐसे डिस्पोर्डेंस से, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट से, ऐसे स्वभावों से, गिरे हुए स्वभावों से भरा हुआ है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी जितने भी अस्वस्थकर चीज़ें हैं। एंड ओवर डार्केंड वेज या पूरी तरह से डार्केंड वेज यानी कि अंधेरे जो हमारे जीवन में पूरी तरह से अंधेरे रास्ते हैं जहाँ कोई आशा का जो है उम्मीद नहीं दिख रहा है। तो ये जीवन पूरी तरह से मानव का भरा हुआ है इन सब बुरी चीज़ों को लेकर के जो है। तो इन सब चीज़ों को के होने के बावजूद भी कवि ये कह रहा है ना कि एक छोटी सी चीज़ क्या इन मतलब जो खूबसूरत चीज़, एक सुंदर चीज़ हमारा क्या कर देता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल इनके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, क्या करता है कि एक शेप ऑफ ब्यूटी ये सारी की सारी जो है पॉल यानी कि आवरण, एक पर्दा जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है उसको हटा देती है। यानी कि ये सारी मिजरीज हमारे अंदर, ये कहने का सेंस यहाँ से देखना, ए फ्लावरी वेन के बाद से ये स्पाइट ऑफ से देख लेना, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस से ये कह रहा है कि पोइट ये कह रहा है ना कि हम किसी सुंदर वस्तु से जो प्राप्त प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, उससे इतना हम धन्य महसूस करने लगते हैं कि उससे हम धरती से, प्रकृति से जुड़े रहने की चाह में, ठीक है, जुड़े रहने की चाह में रोज सुबह जो है हम फूलों की एक माला गूंथते हैं और अनेक समस्याओं से हम ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि डेस्पोडेंस हो गया, इनह्यूमन डर्थ हो गया। तो अनेक ऐसे समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं जैसे कि निराशा, अमानवीयता, ठीक है, स्वभाव की कमी, नेक नियति की कमी, हतोत्साहित कर देने वाला हर दिन ऐसा अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, ये हतोत्साहित कर देने वाला जो दिन है ये सभी अनहेल्दी है और बुरे कर्मों से युक्त है। फिर भी कुछ सुंदर वस्तुएं, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर वस्तुएं मूव्स अवे द पॉल, हमारे सामने पड़ी हुई है जो डार्क स्पिरिट्स है, निराशा की जो भावनाएं हैं हमारे अंदर, उसके के सामने जो एक तरह से पॉल पड़ा है, कवरिंग है, एक पर्दा है इस तरह की निराशाओं का, इतनी कमियों का, उन सबको जो है हटा देती है। इन सभी दुखों को, निराशाओं को, निरुत्साहित कर देने वाली चीज़ों को हमारे जीवन से पूरी तरह से रिमूव कर देती है। तो आप देखिए बेटा, इस पहले जो 4 लाइन्स था इसमें उसने ये कहा है कवि ने कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है क्या होने वाली होती है, हमेशा आनंद देने वाली होती है। इसमें कहा कि वह जो उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है वो कभी समाप्त नहीं होती है, नथिंगनेस में नहीं बदलती है, और वो एक बावर देती है, यानी कुंज जो है हमें सुकून वाली नींद देता है। नींद में जो है मीठे सपने आते हैं और मीठे सपनों के बाद से, यानी जब हम अच्छी नींदें लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और क्वाइट ब्रीदिंग होता है। और इसीलिए यानी प्रकृति की जो सुंदरता है उससे जुड़े रहने की वजह से, यानी इन खूबसूरती को जब देख करके हम इतना धन्य महसूस करने लगते हैं कि इस प्रकृति से जुड़े रहने की चाह में, इसीलिए देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, हर सुबह हम क्या करने लगते हैं कि फूलों की जो माला हम जो है रोज गूंथने लगते हैं सुबह सुबह जो है, ताकि हम प्रकृति से, इस पृथ्वी से जुड़े रहें और हमारा जीवन इस डेस्पोडेंस, ये निराशा की, अमानवीयता की कमी से, ऐसे स्वभावों की कमी से, ऐसे निराशा वाले दिनों से, बुरे दिनों से, और ऐसे अस्वस्थकर और ऐसे निराशाजनक रास्तों से निकल करके क्या एक जो शेप ऑफ ब्यूटी होती है वो क्या कर देती है, हमारे जीवन में पड़ी हुई हर तरह का जो दुखों का पर्दा होता है उस पर से वो हटा देती हैं।
और कह रहा है फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स। तो यहाँ डार्क स्पिरिट से मतलब होता है ऐसी बुरी आत्माएं या ऐसे निराशाजनक जो है, मतलब हमारा जो सब मन होता है, यानी मन को में जितनी भी अस्वस्थकर चीज़ें पड़ी हैं उन सबको रिमूव कर देती है। कौन? एक कोई सुंदर चीज़ आ जाती है। तो ऐसे सुंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो बच्चों यहाँ कह रहा है ना कि सच द सन, जैसे कि कोई सूर्य है, जैसे कि मान लो कि सूर्य हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, ट्रीज यानी पेड़ हो गए, चाहे वो पेड़ यंग हो या ओल्ड हो, या दोनों जो है एक तरह से कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किया गया, एंटीथेसिस यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस है। स्प्राउटिंग ए सैड बून, तो ये सूरज, चंद्रमा, पेड़, ये सब के सब जो है ना एक ऐसे ही जब वरदान स्वरूप जो है हमें छांव प्रदान करते हैं, यानी ये जो पेड़ है ये ऐसे वरदान स्वरूप छांव प्रदान करते हैं जिसकी छाया में, फॉर सिंपल सीप, तो कह रहा कि ऐसे साधारण सी भेड़ों, या भेड़ से मतलब जो है हम जानवर मीन मनुष्यों, जानवरों, सबके लिए यह प्रकृति हमें जो है आनंद देने वाली होती है, छांव देने वाली होती है, सुकून देने वाली होती हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसा ही कुछ केस, ऐसी ही सुंदर चीज है डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स यानी कि जल में उगने वाला एक तरह से पौधा है, यानी एक फूल है जिसका जो है मीन्स कह सकते हैं जो प्लांट्स होता है, जो स्टेम होता है वह पूरी तरह से हरा होता है, लेकिन उसकी फूल जो है ना पीले होते हैं। डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ भी जो है एक पूरा पोएम ही इस पे लिखा है डैफोडिल्स में, जो है कि 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस। ठीक है, तो विद ए ग्रीन वर्ल्ड, ये जो डैफोडिल्स है ये इसकी खूबसूरती की बात कर रहा है कि जैसे वो अपने हरे भरे संसार में ग्रीन वर्ल्ड में रहता है, दे लिव इन, वह वहाँ रहता है। तो उसकी बात कर दिया कि डैफोडिल्स अपनी हरे भरे संसार में रहता है, बहुत सुकून के साथ रहता है। ठीक है, एंड क्लियर रेल्स, और क्लियर रेल्स उसको कहा जाता है जो जैसे पहाड़ियों पर से या किसी ऊंचे स्थानों से ऐसे पतले पतले जो है मतलब पानी के लिए जो धाराएं निकलती हैं, जो बहती हैं, तो उसको जो है रिल्स कह रहा है, पतली पतली। जैसे देखना कहीं ऊंचे स्थान से या आपके द्वार पे से ही कभी बारिश होती है तो वहाँ से ऐसे पतले पतले मीन मिट्टी को काट करके जो है ना ऐसे धाराएं बहने लगती हैं। तो ये तो खैर मीन बारिश वाली कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन जो पहाड़ों पर से जो झरने के स्वरूप जो है ऐसी चीज़ें गिरती हैं क्लियर रिल्स, तो वो जो है ना क्या होता है कि झाड़ियों के ऊपर से पतला सा होता है, इसके ऊपर जो है झाड़ियाँ जो है पूरी तरह से लगी होती हैं, लेकिन नीचे से वो ना पानी जो है बह रहा होता है। तो वैसा ही कुछ केस जो है ऐसा ट्रांसपेरेंट जो रिल्स है, छोटी जलधारा है, पतली सी जलधारा है, उनके केस है कि दैट फॉर देम सेल्व्स, जो क्या करती हैं अपने लिए एक कूलिंग कॉवर्ट, एक काफ़ी ठंडा वाला कॉवर्ट माने आश्रय स्थल बनाती हैं, मेक मीन बनाती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी गर्मी के मौसम में। यहाँ अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट है, यानी गर्मी के मौसम या गर्मी के सीजन से बचने के लिए उसके विरुद्ध ये अपने लिए काफ़ी मीन्स ठंडा आश्रय स्थल बनाती हैं। कौन? ये क्लियर रील्स। तो उनकी ब्यूटी को जो है यहाँ ब्यूटीफाई किया है। उसके अलावा द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, तो मिड फॉरेस्ट ब्रेक की बात हो गया, जैसे फॉरेस्ट यहाँ ब्रेक से मतलब जो है जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा है, ये पेड़ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये पेड़ ये से मान लीजिए। ठीक है, इन पेड़ों के बीच में ऐसे छोटी छोटी जो लताएं, ये जो आई मीन फूलों का चाहे अन्य जो ऐसे आई मीन घास या जो ऐसे पौधे उगे होते हैं, इनको जो है ना यहाँ ब्रेक कह रहा है। तो इनके बीच में जो उगने वाला जो मस्क रोज होता है, जो कस्तूरी गुलाब होता है, वह जो खिलता है ना और अपना सुगंध जो छिड़कता रहता है, तो वहाँ का पूरा वातावरण जो है उस फॉरेस्ट का वो रिच बना देता है। वह पूरी तरह से यानी कस्तूरी गुलाब का सुगंध वहाँ उस जंगल में वह पूरी तरह से वह सुगंधमय बना देता है। ये भी खूबसूरती की बात कर रहा है कि जैसे देखिए स्विट्जरलैंड वगैरह में जो चीज़ें होती हैं, जैसे ऊपर पेड़ है, नीचे की जो ज़मीन होती है, उन ज़मीनों पे छोटे छोटे ऐसे फूलों वाले पौधे उगाते हैं, और फूलों में जो है स्पेशल जैसे ट्यूलिप हो गया, ऐसे गुलाब हो गए, तो ऐसे खिल करके वहाँ का पूरा वातावरण को जो है ना काफ़ी सुगंधित बना देते हैं। फिर कह रहा है कि एंड सच, और ऐसा ही एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर। तो अभी तक ये प्रकृति की चीज़ें रहीं, ये फूल, ये कलियाँ, ये सूरज, ये चंद्रमा,
ये सब बातें रहीं, पेड़ पौधे ये सब रहा। लेकिन अब कुछ तो थोड़ा अलग हट करके ब्यूटी की बात कर दिया कवि। और वो कौन सी ब्यूटी की बात हुआ बच्चों? तो यहाँ देखना डूम्स, यहाँ मरे हुए लोगों की बात हो गई। तो किस तरह के मरे हुए लोग? जैसे मान लो कि कोई भी मीन्स वॉरियर है, कोई भी योद्धा है, कोई भी सैनिक है, जब अपने देश के लिए मरता है ना, तो अपने देश के लिए उसकी जो मौत होती है उस पर जो है वो लिख रहा है कि उसकी मौत में भी ग्रेंडियर है, यानी कि बड़ी भव्य, बहुत वैभव वाली, बहुत शक्तिशाली। वह इंसान बहुत ही भाग्यमान होता है जिसको अपने देश के प्रति, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का मौका मिलता है, देश के लिए जान गंवाने का मौका मिलता है। तो उस वैभव की बात कर रहा है कि कुछ ऐसी ही शानो शौकत वैभव वाली चीज़ जो है वह मौत है, जिसको वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो उन शक्तिशाली मरे हुए लोगों के बारे में है, यानी कि वो सैनिकों के बारे में है या ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनके मौत को हम जो क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही खूबसूरती उनकी मौत को लेकर के भी है। और दूसरा एस्पेक्ट ये कह रहा है ना कि डूम्स यानी कि जो गुंबद होता है मकबरा के ऊपर, तो उस पे यानी मरे हुए लोग जहाँ दफनाए जाते हैं, तो उस गुंबद जो बनाया जाता है, गुंबद की जो खूबसूरती होती है उसको देख करके उसके अंदर जो दफन हुआ इंसान है उसकी शक्ति का हम अंदाज़ा लगाते हैं। और उसके साथ साथ और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो इंसान उसमें दफनाया गया वो कितना वैभवशाली होगा। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, और इनके बारे में जितनी भी खूबसूरत हम कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो वो कहानियाँ भी काफ़ी खूबसूरत हैं, वो भी जो काफ़ी सुंदर होती हैं। तो जैसे माखनलाल चतुर्वेदी ने वीरों की यह बात कहा जो शहीद हुए थे देश के लिए, उन पर एक कविता लिखा था उन्होंने, पुष्प की अभिलाषा जो है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो ये था जो है माखनलाल चतुर्वेदी की लाइनें हैं, हिंदी साहित्य से मैं ले रहा हूँ कि पुष्प की भी अपनी कुछ अभिलाषाएं होती हैं। कि माखनलाल चतुर्वेदी ये कहते हैं कि पुष्प क्या चाहता है, कहता है कि जो मेरी ये चाह नहीं है ना कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मैं प्रेमियों के वरमाला में जो है मैं गुथा जाऊं, या ये भी नहीं है कि चाह नहीं मैं देवों के सिर पे चढ़ भाग्य को इठलाऊं, कि मेरी ये भी चाहत नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने आप को भाग्यशाली समझूं। तो फिर चाहता क्या है? तो चाहता ये है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली देना उस पथ में तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो वहाँ पर जो है उन मातृभूमि पे शहीद हुए उन लोगों के बारे में पुष्प की अभिलाषा है। तो उनकी मौत को भी भव्यता, वैभव, शान की बात कर रहा है कवि, उसमें भी सुंदरता का वर्णन कर रहा है, जो अनंत समय तक वो मरने के बाद भी लोग जो याद किए जाते हैं, जब वो लोग खुल करके बोल के गए कि तेरा वैभव सदा अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो उन लोगों को आज भी हम कॉमेमोरेट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसी कहानियाँ भी जो है उनके बारे में जो कही जाती हैं वो भी काफ़ी सुंदर होती हैं, जिनको हम सुनते या पढ़ते हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन और इमॉर्टल ड्रिंक, और कुछ ऐसा कहानियाँ हैं, मीन्स कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसे एंडलेस फाउंटेन है, कोई ऐसा अनंत फव्वारा है जो इमॉर्टल ड्रिंक देता है, यानी कि ऐसा अमृतमयी जो है मीन पेय देता है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे अंदर क्या करता है, एक तरह से जो है उस अमृत को उड़ेलता है। यानी कहने का सेंस ये है कि प्रकृति ऐसे अनंत रूप से बहता हुआ एक फव्वारा है। कहने का सेंस ये है कि जो नेचर है एक एंडलेस फाउंटेन है। ठीक है, ये नेचर क्या है, हमारा एंडलेस फाउंटेन है, और जो हमें स्वर्ग के किनारे से, इस हेवन ब्रिंक से, स्वर्ग के किनारे से क्या करता है, हमें ऐसा अमरता का पेय प्रदान करता है, उस इमॉर्टल ड्रिंक देता है। ठीक है, हमारे अंदर उस अमरता का पेय प्रदान करता है, अर्थात हमारे अंदर इस पोरिंग अनटू अस, हमारे अंदर उड़ेलता है, जिससे हम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ये चीज़ बेटा कुल मिला करके यहाँ पर जो कवि ने नेचर से रिलेटेड चीज़ें, फिर से नेचर को ब्यूटीफाई करने की कोशिश किया। ये इंडिमियन की बीच की लाइनें हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर की एक रचना है क्या, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस, और मर्चेंट ऑफ वेनिस के बीच में
एक पोर्सिया का डायलॉग होता है, जैसे कि बेसिनियो है, एंटीनियो है, साइलॉक है, पोर्सिया है। तो पोर्सिया उस मीन ड्रामा की हीरोइन होती है, और साइलॉक से जब मर्सी की अपील करती है कि वो मर्सीफुल हो, तो उसमें पोर्सिया की पूरी डायलॉग को ही जो है मर्सी नामक कविता बना दिया कवि ने। और 154 सोनेटों की जो उसकी कलेक्शन है ना विलियम शेक्सपियर की, उसमें मर्सी भी एक है। ठीक है, तो वैसे ही एंडीमियन की बीच की ये लाइनें हैं जिसको जॉन किट्स ने काट करके यहाँ ए थिंग ऑफ ब्यूटी जाहिर किया है। और इसी में उसने कहा भी था एंडीमियन में ही कि सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है, यानी कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे इसके थोड़ा सा जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं उसे कर लेते हैं, और फिर इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की, तो बच्चों इसमें देखिए बॉवर क्वाइट दिया है एक वर्ड यहाँ पे। ये बॉवर क्वाइट एक तरह से मेटाफर है, और केवल इसका एक सेंस नहीं आ रहा है इस कुंज से, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है उस पेड़ों की घनी छांव से नहीं मतलब है, उन सभी स्वीट मेमोरीज से भी मतलब है, उन सभी चीज़ों से जो हमारे जीवन जो मतलब सुंदर हैं, उन सभी सुंदर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड बॉवर क्वाइट। ठीक है, अगला जो वर्ड्स यहाँ पे वी रीडिंग, ये देखिए ये दो वर्ड्स यहाँ पे कवि ने यूज़ किया है। तो डब्ल्यू और डब्ल्यू दोनों का जो है मीन दो बार जो है डब्ल्यू डब्ल्यू का जो है क्या आ रहा है, मीन रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जब कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट करता है एक ही लाइन में, तो वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं फ्लावरी बैंड। तो फ्लावरी बैंड आप देख लीजिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, तो ये हमारा मेटाफर है। कैसा बैंड, तो फ्लावरी बैंड, और वो फ्लावरी बैंड गुड मेमोरीज से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर यानी ये कई चीज़ों को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ भी ये मेटाफर है, क्योंकि मेटाफर ना बेटा एक एम्प्लॉयड सिमिली होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ सम सेप है, यानी ये भी हमारी लिटरेरी डिवाइस है, और सम एस एस यहाँ पे जो रिपीट कर रहा है, कि ये भी हमारा यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। उसके अलावा देख लीजिए यहाँ ऑफ ऑफ, यानी स्टार्टिंग लाइन की स्टार्टिंग में ही ये वर्ड दो बार रिपीट कर गया। तो जब स्टार्टिंग में जब रिपीट कर जाएगा दो लाइनों में लगातार, तो वहाँ पे हमारा एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या, तो एनाफोरा होता है, ये याद रखिएगा, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है हमारा, जब कविता की स्टार्टिंग लाइन में सेम वर्ड जो रिपीट कर जाता है। तो अब देखिए आगे कह रहा है ना कि आर वी रीडिंग, यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ, आर वी रीडिंग, यहाँ से आर वी रीडिंग कविता की लाइन यानी सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, सेंटेंस के फॉर्मेट से जब छेड़छाड़ किया जाता है केवल राइमिंग सेट करने के लिए, तो कवि वहाँ पे इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा होता है। ठीक है, वो है। अब यहाँ पे आते हैं कि ओल्ड एंड यंग, मैं बताया हूँ पहले भी एक्सप्लेन करते समय कि ये दो चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं अपने आप में, तो ये दोनों एंटीथेसिस हो जाएंगे, क्योंकि टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स को ही जो है मीन रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंटीथेसिस। अब आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ देख लेते हैं इसका, यानी कि ओल्ड एंड यंग के बाद से यहाँ देखिए सिंपल सीप एस एस को जो है रिपीट कर रहा है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन हो गया, क्योंकि ये वॉवल साउंड का सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है। तो ठीक है, यहाँ भी जो हमारा क्या हो गया, ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो गया। इसके अलावा कूलिंग का वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे कूलिंग का वर्ड क्या है हमारा, ये भी रिपीट किया, सी सी रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन हो गया। इसके अलावा हैव हर्ड, यहाँ देख लीजिए हैव हर्ड, ये भी जो एच साउंड का रिपीटिशन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इसके अलावा यहाँ लास्ट देख लीजिए इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक आपका ये वाला पार्ट हमारा मेटाफर है। ये इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब सिर्फ अमरता का उस मीन्स पेय से नहीं मतलब है, उन सभी खूबसूरत चीज़ों से मतलब है, सुकून देने वाली उन चीज़ों से मतलब है। तो ये इमॉर्टल ड्रिंक मेटाफर है। इसके अलावा कवि ने विजुअल इमेजरी यूज़ किया है पूरी कविता में बहुत सारी जगहों पर, जो इमेजरी जैसे सिचुएशनल इमेजरी हो गया, आपका ये विजुअल इमेजरी हो गया, तो ऐसे विजुअल इमेजरी है पूरी कविता में पोइट ने यूज़ किया है बहुत खूबसूरत तरीके से। आपको विजुअल जितनी भी चीज़ें थी उसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया, चाहे वो कुंजों का विवरण हो, वह क्लियर रिल्स का विवरण हो, डैफोडिल्स का विवरण हो, चाहे वह
सैनिकों के कब्र पे बनने वाले उस गुंबदों का हो, तो ये यहाँ पे विजुअल इमेजिनेशन जो है क्रिएट किया है। उस फाउंटेन का भी जो है ये सब, क्योंकि इन सब के यूज करने से ही ना हमारे दिमाग में वह चीज़ें इमेजिन होने लगती हैं जिनको हम देख चुके होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। इसकी एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ में आपका इसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसको भी डिस्कस कर लूँगा। हॉट्स क्वेश्चन होंगे या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, सेंट्रल आइडिया है, क्रिटिकल अप्रिशिएशन है, और जो जितनी भी चीज़ें हैं जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन सब की लिस्ट बना करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अपने फ्रेंड्स को भी एक बार जो है शेयर करें, उससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है जो टीचर्स का। चले बच्चे, ठीक है, थैंक यू।